एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं ज़रा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिन्यू करूँ तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आज के लेक्चर में पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास क्या था बेटा? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का भी हो सकता है, किसी सिस्टम का भी हो सकता है। तो वहाँ पे हमने सिस्टम की बात की थी, तो फिर उसमें हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी मूव तो करता है, रोटेट नहीं करता। उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया था? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इसमें गौर से देखिए बेटा कि ग्रेविटी में हम बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट के वेट की। जैसे मेरा कोई ना कोई मास है, मेरे ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट होती है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया था बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ दी फंडामेंटल फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें बात की थी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ दी फंडामेंटल फोर्स, weak nuclear force is the fundamental force, strong nuclear forces are the fundamental forces and electromagnetic force is the fundamental force। ठीक है, ये 4 forces fundamental force हैं। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, जिससे अर्थ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जिस्ट करती है, उसकी जो है बेटा स्पेसिफिक जो है एक फील्ड जो है उसके अंदर ये फोर्स जो है वो पाई जाती है। उस फील्ड से बियॉन्ड चले जाएं तो यूजुअली ये फोर्स जो है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो जैसे हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की, सैटेलाइट्स हमारी आउटर स्पेस से बाहर चली जाती हैं तो वो तो अट्रैक्ट नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर चलते जाते हैं तो ये वीक होना शुरू हो जाती है। और वीक कैसे होती है? जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और जी की वैल्यू मैंने आपको बात की थी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे तो जी की वैल्यू वेरी करती है। जी की वैल्यू वेरी करने से ऑब्जेक्ट का वेट भी वेरी करता है, यानी ऑब्जेक्ट का वेट एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं ना बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल बेटा, ये मेरे पास एक इर्रेगुलर शेप में रिजिड बॉडी है और हर रिजिड बॉडी कंपोज ऑफ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में भी बात कर दी थी बेटा कि हर रिजिड बॉडी क्या होती है? कंपोज ऑफ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और अगर हम इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी के जो वो पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो डिस्प्लेस नहीं होते। फिर हम बात करते हैं कि बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है। अच्छा, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है बेटा। ये रिजिड बॉडी कंपोज ऑफ है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल का अपना मास होगा। और आपको पता है एक एटम का मास होता है, न्यूक्लियस का मास होता है, प्रोटॉन्स का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, हर पार्टिकल का मास होता है। और जिस पार्टिकल का मास होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो हर पार्टिकल की जब हम बात करेंगे ना बेटा, हर पार्टिकल का वेट एक्ट होगा वर्टिकली
डाउनवर्ड। ओके, ये बहुत सारे मैंने पार्टिकल्स बना दिए हैं। इस रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल का वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और अगर हम इनको इन सब के वेट को देखेंगे ना बेटा, तो ये आपको फील होगा कि ये क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या थी, वो फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और उन सब की सेम डायरेक्शन है, तो ये है पैरेलल फोर्सेस हैं। ओके, ये मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स दिखा दिए हैं इस एक रिजिड बॉडी में। हर पार्टिकल का वेट क्या है, डाउनवर्ड। इसका देखिए वेट डाउनवर्ड, इसका भी वेट डाउनवर्ड, हर पार्टिकल का वेट क्या है, डाउनवर्ड। अब मैं सबके साथ तो एरोस नहीं लगा रही हूँ, मैंने कुछ पार्टिकल्स के साथ एरो लगा दी। हर पार्टिकल का वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, हर पार्टिकल का। अब सबके साथ एरो लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कुछ के साथ एरोस लगा रही हूँ, लेकिन आप अज्यूम कर लीजिए कि हर पार्टिकल का वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। हर पार्टिकल का जो मैस होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने से इसका हर पार्टिकल का वेट भी एग्जिस्ट करेगा। एज ए होल मैं कहती हूँ कि ये एक पॉइंट है, ये सेंटर में मैंने कहा कि ये G एक पॉइंट है, ये मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ कि ये G एक पॉइंट है, इसको मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे इस पूरी बॉडी का वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी इस पूरी बॉडी का जो वेट है इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वो पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर जहाँ पे उसका वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम लिखते हैं बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट सेंटर of gravity of a body is a point where the whole weight of the body, where the whole weight of the body is acting vertically downward, या आप एक्ट से रफ लिख दीजिए, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे उसका होल वेट जो है वो एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ बेटा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता सकते हैं। जैसे एक मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये शेप है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, ये शेप है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। लेकिन जो है अगर इरेगुलर शेप है, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का अलग से मेथड है, वो भी आपको आज सिखाऊंगी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म थिकनेस की एक रॉड है, ये एक रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म थिकनेस की रॉड, इसके सेंटर में लाए करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A uniform thickness rod has
सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स सेंटर। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है बेटा। इसको मैं अगर वर्डिंग में लिख रही हूँ तो ये क्या लिखूंगी, अ यूनिफॉर्म थिकनेस मीटर रॉड, यूनिफॉर्म थिकनेस मीटर रॉड has center of gravity at its center of gravity at its center। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल अगर लेते हैं ना बेटा, अगर आपके पास शेप सिमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अब शेप कैसी है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर के बेटा ये डायगोनल्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इनके डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है बेटा। शेप्स का तो आपको पता होगा, ये मैथमेटिक्स में मेरा ख्याल नर्सरी प्रेप से आपको शेप्स सिखाई जाती हैं। ये है स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की ये और ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है बेटा। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे लाई करता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस रेक्टेंगल और स्क्वायर हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल इंटरसेक्ट। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए rectangle or square is at the point of intersection of its diagonals। जहाँ डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी बेटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वेयर दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी यूनिफॉर्म थिकनेस स्क्वायर और रेक्टेंगल लाइज। तो फॉरन आपके माइंड में क्या आना चाहिए बेटा, जहाँ पे उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। थर्ड में आप बात कर सकते हैं बेटा, आपके पास अगर ट्रायंगुलर शेप में है कोई ऑब्जेक्ट, तो ट्रायंगुलर शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना बेटा, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करा है जहाँ उसके मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैंने इनके मीडियंस ड्रॉ किए हैं बेटा। इनके ये एंगल्स को जो है वो बाइसेक्ट किया जाता है। तो जहाँ पे इनके मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये इनके मीडियंस हैं, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये शेप कौन सी है, ट्रायंगुलर। तो ये पूरा पॉइंट लिखने के बजाय इसका मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of its medians। मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर शेप बेटा आपके पास एक रिंग की शेप में है या एक स्फीयर की शेप में है, तो रिंग का जहाँ सेंटर होगा वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अगर आपके पास एक सफ़ियर है बेटा, सफ़ियर का जहाँ सेंटर होगा ना वहाँ लाया करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये रिंग है, ये सफ़ियर है, और अगर आपके पास शेप सिलेंड्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप के ये एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बेटा एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, एक येलो बॉक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दी हुई हैं। इन सारी शेप से ना एमसीक्यू भी बनते हैं। फिर से देखिए, यूनिफॉर्म थिकनेस का एक मीटर रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? एट द सेंटर ऑफ द रॉड। अगर शेप रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो इनके डायगनल्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्वायर के भी डायगनल्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर एक ट्रायंगुलर शेप है ना बेटा, उसके मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियंस में ये बेसिकली ये जो एंगल्स हैं इनको बाइसेक्ट किया जाता है, तो इन दैट केस इनके जो है मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर आपके पास रिंग है बेटा, रिंग की शेप में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो फिर जहाँ पे रिंग का सेंटर होगा वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में कोई सफ़ियर है, सफ़ियर का सेंटर जहाँ होगा वहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है तो इस सिलेंड्रिकल शेप में इनके जो एक्सिस होते हैं ना बेटा, ये एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सारी सिमेट्रिकल शेप्स हैं, इनसे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो डेफिनेशन के साथ कोई 1 या 2 एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जो आपको अच्छी तरह लर्न हो तो वो आप कर सकते हो। इसका दे दे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगुलर शेप का, जो आपका दिल चाहता है वो आप इसमें लिख सकते हो। ये मैंने कुछ के साथ तो लिख दिया है, तो बाकी हम बात करते हैं बेटा कि अब अगर इर्रेगुलर शेप आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी शेप्स आप लोगों को पता है कि ये शेप है ट्रायंगुलर, ये शेप है स्क्वायर, ये शेप है रेक्टेंगल, ये सर्कल है, ये स्फीयर है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को तो आप इजीली बता सकते हो कि इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा? तो उसके लिए देखिए मेथड क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन जो है बेटा वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका वेट लाई करता है, होल वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट क्या है बेटा? ये 3rd चैप्टर में आपको पहले भी चीज़ें पढ़ा दी हुई हैं। वेट क्या होता है? वेट इज ए फोर्स with which earth attracts the bodies towards its center। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि इरेगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए इरेगुलर शेप थिन लैमिना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए irregular shape thin lamina। Center of gravity of a irregular shape थिन लैमिना। एक छोटा सा कार्डबोर्ड है, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ओके बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है एक दफ़ा। हाउ कैन वी फाइंड दी
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। थिन लैमिना का मतलब होगा बेटा कि आपके पास एक बहुत जो है इर्रेगुलर शेप में कोई थिन पीस है, वो कार्डबोर्ड का भी हो सकता है, वो वुडन की एक बारीक सी शीट भी हो सकती है, उसको हमने नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में कट कर दिया हुआ है। आपने इसका फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, किसी भी इर्रेगुलर शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर मेथड है जो कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसका एक मेथड ये होता है ना बेटा कि आप पेंसिल की एक टिप लो, आप इस कार्ड बोर्ड को या इस पीस को आप इस टिप के ऊपर बैलेंस करो। पेंसिल की टिप के ऊपर आप इस इर्रेगुलर शेप कार्ड पीस को बैलेंस कर लोगे ना जिस पॉइंट पे, तो वहीं पे उसका लाई करता है, एग्जिस्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा जो आप लोगों को अभी सिखाया जा रहा है एक्सपेरिमेंटली, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये इर्रेगुलर शेप में कोई भी कार्ड पेपर है, आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, जो आपको ठीक लगती है आप उसकी शेप दे दीजिए। एक ये शेप है, ये शेप है, कोई और आपने देनी है तो वो भी दी जा सकती है। कोई इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, और किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हो। तो आपने जब एक कार्ड पेपर को कट कर लिया ना इर्रेगुलर शेप में, तो फिर आपने क्या करना होता है, उस कार्ड पेपर को कट करने के बाद उसमें 2-3 जगह पे होल कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक थिन लैमिना है, ठीक है, ये मैंने इसकी रेगुलर शेप दे दी। मैंने इसमें होल किए पंच से, मैंने 3 जगह पे इस पर होल कर दिया। आप 3 से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी होल कर सकते हो। मैंने ये बेटा ए पॉइंट पे होल किया, फिर ये मैंने लिया है यहाँ पे जाके बी पॉइंट पे मैंने एक होल कर लिया है, फिर एक मैंने यहाँ सी पॉइंट पे होल कर लिया। ठीक है, ये 3 मेरे पास मैंने होल कर लिया। आप यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ आपका दिल चाहता है आप वहाँ पे होल कर लीजिए। होल करने के बाद बेटा आपने ए पॉइंट को ऊपर लेके यहाँ एक नेल लेना है। नेल क्या है, कोई कील है, घर में स्टील के कील होते हैं। आप उस कील को इस ए पॉइंट पे जहाँ आपने होल किया है, आप किसी दीवार के साथ जो है या किसी डोर की बैक साइड पे आप इसको यहाँ पे वर्टिकली हैंग कर दीजिए। ठीक है, इस कार्ड पेपर को, इस थिन लैमिना को आपने नेल की मदद से ए पॉइंट पे क्या कर देना है, इसको लटका देना है, सस्पेंड कर देना है। फिर आपने लेनी है प्लम लाइन। प्लम लाइन, प्लम लाइन क्या होती है बेटा, बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसमें एक थ्रेड यूज होता है, ये है थ्रेड, और इस थ्रेड के साथ एक मेटल की छोटी सी बॉब, उसकी शेप थोड़ी जो है इस तरह ली जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कुछ बिल्डर्स होते हैं ना, बिल्डर्स जब कंस्ट्रक्शन करते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं वॉल्स की, वॉल क्या स्ट्रेट बन रही हैं कि नहीं बन रही, उनके बैलेंस को चेक करने के लिए उन्होंने यूँ स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं। उन स्ट्रिंग के साथ उन्होंने यहाँ वर्टिकली 3-4 जगह पे ये प्लम लाइन लटकाई होती है। ठीक है, ये थ्रेड है, ये मेटल की बॉब है, मेटल बॉब। इस मेटल बॉब का वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग होती है ना उसमें टेंशन क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, प्लम लाइन। ठीक है, थ्रेड एंड मेटल बॉब का ये जो सिस्टम है ना, ये क्या कहलाता है, प्लम लाइन। अब आपने प्लम लाइन की मदद से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है इस इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना का। आपने क्या किया, इस इर्रेगुलर शेप में कार्ड पीस कट कर लिया। कट करने के बाद हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पे क्या किए हैं, 3 जगह पे होल किए। होल करने के बाद हमने क्या किया है, ए पॉइंट पे एक नेल लगाया, एक कील लगाया, यूँ समझ लीजिए कि ये मेरे पास एक नेल है, मैंने ए पॉइंट पे यूँ जो है इसको फिक्स किया, और इसके बीच में ये है कार्ड पेपर, वो थिन लैमिना है।
ये इजीली जो है यहाँ फ्रीली मूव कर सकता है इस नेल के अक्रॉस। जब ये स्टिल हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी ये हिलना बंद कर दे, ये थिन लैमिना, फिर आपने ए पॉइंट पे जो नेल था ना, इसके साथ आपने यूं लटका देनी है प्लम लाइन। ये है मेरे पास ये प्लम लाइन, आपने प्लम लाइन लटका दी। अब ये प्लम लाइन थोड़ा जो है वो स्टेबल जब हो जाए, इसमें किसी किस्म की हलचल बंद हो जाए, ये जब आप इसको जो है इस नेल के साथ बांध रहे होते हो तो आपको पता है आपकी हाथ की फोर्स के साथ ये थोड़ा फ्रीली मूव करना शुरू कर देती है प्लम लाइन। जब ये बिल्कुल स्टिल हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर आपने क्या करना होता है, ये जो इसका थ्रेड है ना, ये जो स्ट्रिंग है जिसके साथ ये प्लम लाइन लटकाई हुई है, इसके साथ आपने एक स्केल रखना है। स्केल रख के आपने एक लाइन क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल रखा और स्केल रख के वर्टिकली ये लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। इस प्लम लाइन पे ए पॉइंट पे मुझे क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी जो कि यूं वर्टिकली होगी। ठीक है, क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी। फिर आपने क्या करना है, इस नेल को बाहर निकाल के, इस कार्ड पेपर को भी बाहर निकाल के बी पॉइंट को ऊपर ले जाना है। ए पॉइंट पे आपको एक वर्टिकली लाइन मिल गई, फिर अब आपने क्या करना है, बी पॉइंट को ऊपर ले जाना है। जब आप बी पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे ना बेटा, तो आपके पास ये सिचुएशन होगी। फिर नेक्स्ट डायग्राम में ये प्लम लाइन की आपको समझ आ गई है, मेटल की बॉब है और थ्रेड है या स्ट्रिंग है, उसको यूं लटका लोगे तो ये सिस्टम क्या बोला जाता है बेटा, प्लम लाइन। इसमें वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है वो अपवर्ड होती है। तो इस प्लम लाइन की मदद से हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना। अब बेटा बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ए पॉइंट जो है उधर चला जाएगा और सी पॉइंट इधर आ जाएगा। यानी इसको मैंने यूं कर दिया, ए पॉइंट इधर आ गया, बी पॉइंट उधर आ गया और सी पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब इसको ड्रॉ करोगे ना, तो बी पॉइंट में अगर ऊपर लेके जा रही हूँ ना, तो बेटा ये अब मेरे पास ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट मेरे पास ऊपर आ गया है, सी पॉइंट अब यहाँ चला गया है और ए पॉइंट जो मेरा था यहाँ पे, इसकी ये लाइन मुझे मिल गई थी जो मैंने ड्रॉ कर ली है उसकी मदद से, स्केल की मदद से। ठीक है, ये लाइन मेरे पास ड्रॉ हो गई। अब मैंने क्या करना है, बी पॉइंट पे इसी तरह बेटा नेल लगाना है। नेल के साथ मैंने उस थ्रेड को बांध देना है, तो आपके पास प्लम लाइन जो है यूं वर्टिकली हैंग हो गई, ये प्लम लाइन। अब ये प्लम लाइन बेटा आपके पास जब वर्टिकली हैंग होगी तो फिर आपने इस स्ट्रिंग के साथ साथ आपने एक और लाइन लगा देनी। आपके पास अब दो लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ भी आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगा दोगे तो आप देखोगे कि आपको ओरिजिनली ये था ना आपका पेपर, आपको बी पॉइंट पे भी एक लाइन मिल जाएगी जो कि ए पॉइंट के हो, एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड में सी पॉइंट ऊपर ले जाना है और दो लाइनें ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, जब आप सी पॉइंट को ऊपर लेके जाओगे ना, तो अगली डायग्राम में मैं सी पॉइंट अगर दिखाऊं ऊपर, दो लाइनें आपको मिल जाएंगी बेटा। अब सी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये है मेरे पास अब सी पॉइंट, ये अब आ जाएगा बेटा मेरे पास बी पॉइंट और ए पॉइंट इधर चला गया। बी पॉइंट पे भी मुझे एक लाइन मिल चुकी है, सॉरी ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे भी मुझे एक लाइन मिल चुकी है। ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर। अब मैंने सी पॉइंट ऊपर लिया है बेटा, सी पॉइंट के साथ मैंने अब यूं नेल लगाना है और नेल के साथ मैंने प्लम लाइन को लटका देना है और फिर प्लम लाइन हमारी ये वर्टिकली हैंग हो गई। अब मैंने स्केल की मदद से इसके साथ भी एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर देनी है। जब ड्रॉ कर देंगे तो तीनों पॉइंट्स पे प्लम लाइन की जो वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी वहाँ इंटरसेक्शन होगी, यानी तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो वहीं पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यहाँ मैं अगर ड्रॉ करूँगी तीसरी लाइन बेटा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये थोड़ा सा मेरा
लाइन स्केल से लगाओगे ना बिल्कुल सीधी आएंगी। ये सी पॉइंट से बेटा इंटरसेक्शन होगी, तो ये सारी लाइंस जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इर्रेगुलर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो हम प्लम लाइन की मदद से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको बोर्ड के ऊपर चूंकि 2 डायमेंशन में चीज़ें होती हैं तो आपको बात क्लियर नहीं होती। ये मेरे पास है, समझ लीजिए कि इर्रेगुलर शेप में मैंने एक कार्ड पीस क्या कर लिया, कट कर लिया। मैंने यहाँ पे होल किया, एक यहाँ पे होल कर लिया है और एक यहाँ पे होल कर लिया। पहले मैं इस होल के साथ जो है यूं हैंग कर दूंगी अपना ये इर्रेगुलर शेप में जो थिन लैमिना, ठीक है। फिर जहाँ नेल है ना, यहीं पे साथ मैंने लटका देनी है एक प्लम लाइन। तो प्लम लाइन जब स्टेबल हो जाए तो आपने उस थ्रेड के साथ यूं स्केल रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन मिल जाएगी। फिर आप बी पॉइंट को ऊपर ले जाइए यूं, और फिर यहाँ पे आपने नेल के साथ अब प्लम लाइन को लटका दीजिए, और जब प्लम लाइन स्टेबल हो जाए तो स्केल की मदद से उस थ्रेड के साथ, उस स्ट्रिंग के साथ आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी। अब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। फिर सी पॉइंट पे आप ले आइए, सी पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे और उसको यूं हैंग कर दीजिए इर्रेगुलर शेप लैमिना को, और फिर आप यहाँ पे प्लम लाइन लटकाइए, और प्लम लाइन में जब वो प्लम लाइन स्टेबल हो जाए ना तो फिर आपने उसकी थ्रेड के साथ स्केल रखना है और स्केल के साथ आपने लाइन को क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। अब 3 पॉइंट हमने लिए थे, तीनों पॉइंट पे जो 3 लाइंस हमें मिली हैं वो तीनों लाइंस ने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहीं पे उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो हम इस मेथड के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी शेप को ले लीजिए, जिस तरह का मर्जी कार्ड पीस कट कर लीजिए, आप प्लम लाइन की मदद से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखा जा सकता है। या दूसरा मेथड क्या होता है बेटा कि आप इस कार्ड पेपर को लो और लेड पेंसिल ले लीजिए या कोई पेन ले लीजिए, उसकी टिप के ऊपर बैलेंस करना है, ठीक है। आप उस कार्ड पेपर को इस टिप के ऊपर बैलेंस करो, जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा ना वो कार्ड पेपर, उस पॉइंट पे क्या लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का उस इर्रेगुलर शेप, अनसिमेट्रिकल शेप या नॉन सिमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे उसका होल वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बेटा, सेंटर का मतलब पॉइंट, ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर उसका वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट क्या होता है बेटा, ये वेट जो है वो बेसिकली एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होती है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होती है, जितना आपका वेट होगा उसके इक्विवेलेंट ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके ऊपर एक्ट होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हर पार्टिकल जिसका मैस होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एक्ट होती है, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया बेटा कि ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, दिस बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हर पार्टिकल का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारी बेसिकली लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और कलेक्टिवली हम बोलते हैं, कलेक्टिवली हमने कहा कि इस पूरी रिजिड बॉडी का ये एक पार्टिकल का वेट है, ठीक है। ये एक एक पार्टिकल जो जिसको हम एटम कंसिडर करेंगे उसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। एज ए होल इस पूरी बॉडी का वेट, मैंने कहा इसके सेंटर में जहाँ मैंने जी लिखा है यहाँ एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर हमने बात की बेटा डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हमने बात की कि अगर आपके पास एक
रेक्टेंगुलर शेप में ऑब्जेक्ट है, उनके डायगोनल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक स्क्वायर की शेप में ऑब्जेक्ट, उसके डायगोनल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक यूनिफॉर्म थिकनेस की रॉड है, उस यूनिफॉर्म थिकनेस की रॉड का जहाँ सेंटर होगा वहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने बात की बेटा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप में कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इनके मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने बात की कि अगर आपके पास कोई रिंग की शेप में ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जहाँ सेंटर होगा वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने बात की कि अगर कोई सफ़ियर की फॉर्म में है तो सफ़ियर का जहाँ सेंटर होगा वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने बात की थी बेटा कोई सिलेंड्रिकल शेप में ऑब्जेक्ट है तो सिलेंड्रिकल शेप में उनके जो एक्सिस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमने एग्जांपल्स दी थी इसमें। फिर हमने बात की है बेटा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना, आपके पास एक छोटा सा इरेगुलर शेप नॉन सिमेट्रिकल जो है वो हमने एक कार्डबोर्ड से कटिंग की है, उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमने क्या लिया, एक इरेगुलर शेप में हमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें ए बी एंड सी पॉइंट पे हमने क्या किए हैं, होल कर लिए और फिर इसको हमने ए पॉइंट पे एक नेल के ज़रिए से हैंग किया और इस नेल के साथ हमने एक प्लम लाइन लटकाई और प्लम लाइन जब स्टेबल हो गई तो इसके साथ हमने क्या किया है, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ की। फिर हम बी पॉइंट को ऊपर लेके गए हैं और बी पॉइंट पे हमने प्लम लाइन को लटकाया है और प्लम लाइन के साथ साथ जब ये स्टेबल हो जाए तो हमने स्केल रख के एक लाइन को क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। फिर हम बेटा सी पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे और सी पॉइंट के साथ हमने इस प्लम लाइन को लटकाया और फिर जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हम इसके साथ क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जब तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे वहाँ लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस मेथड से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यह बेटा आज का हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको लर्न कीजिए एज ए शॉर्ट आए तो ये बस 2 लाइनें लिख दें, कोई एक एग्जाम्पल दे दें या 2 एग्जाम्पल कोड कर दें। लॉन्ग आए तो ये डायग्राम के साथ इस एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको लर्न कीजिए, अपना ख्याल रखें, साथ साथ लर्निंग कीजिए। आपका 50% सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा ही काम रह गया है। तो उसके बाद फिर हम जो चीज़ें आप लोग रीन्यू कराना चाहते हो फिर उनके लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।